Hello everyone, hope you are doing fine. Today we will be doing the summary of the poem Elegy Written in a Country Churchyard by English poet Thomas Gray. इसको 1751 में लिखा गया। इस पोएम में 29 स्टैंजाज है, फिर एक एपिटैफ है जिसमें 3 स्टैंजाज हैं। इसलिए मैंने इस पोएम को अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया है, जिसमें मैं 5 स्टैंजाज को पहले पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसके आगे के वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थोड़ा सा जानते हैं थॉमस ग्रे के बारे में, जो कि 1716 से 1771 तक इनका लाइफ स्पैन था। ये इंग्लिश पोएट थे। ये पैम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इनकी सबसे फेमस पोएम है। इस एलिजी को समझने के लिए हमें ग्रेवयार्ड पोएट्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। ग्रेवयार्ड पोएट्स 18th सेंचुरी में पोएट्स होते थे जो कि मेडिटेटिव यानी सोच समझकर लिखी जाने वाली जो पोएम्स होती हैं, कि हम बहुत मनन में हैं, चिंतन में हैं और हम पोएम्स लिख रहे हैं, लिखते थे। और वो यूजुअली ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रगाह होता है वहाँ पर वो सेट होती थी। उनका थीम जो डेथ है और दुख है, ये सब उनके थीम्स होते थे। थॉमस ग्रे के अलावा थॉमस पार्नेल, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट ब्लेयर भी ग्रेवयार्ड पोएट्स थे या फिर ग्रेवयार्ड पोएट्री करते थे। लेकिन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड सबसे फेमस पोएम है इनमें से, और ये भी एक ग्रेवयार्ड में सेट है और पोएट के कई विचारों जैसे अमीर गरीब, डेथ और कई सारे थीम्स को ये बार बार सामने लाती है। इसके नाम में एलिजी है। एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ को मर्न करने के लिए, किसी की डेथ का दुख मनाने के लिए लिखी जाती है। तो हम अब फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। इसके हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं जिनकी राइम स्कीम ए बी है और इसका मीटर इयैम्बिक पेंटामीटर है। नाउ लेट्स रीड द स्टैंजा। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. First line. पोएट अब डिस्क्राइब कर रहा है जो भी वो देख रहा है उस ग्रेवयार्ड से। पहली लाइन, द कर्फ्यू। कर्फ्यू मीन्स जो इवनिंग बेल होती है जो कि बजाई जाती है सिग्नल करने के लिए कि अब शाम हो रही है, वो बेल बज रही है और वो सिग्नल क्या दे रही है? द knell ऑफ पार्टिंग डे। अब नेल क्या है? ये भी एक बेल होती है जो कि कब बजाई जाती है? जब कोई मर जाता है। तो जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू की बेल ये सिग्नल दे रही है कि जो दिन ढल रहा है अब, यानी दिन भी जा रहा है, मर रहा है, तो वो एक नेल की तरह सिग्नल दे रही है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड मीन्स जो मूइंग काउज है, जो कैटल है, वो धीरे धीरे चलते हुए चली जा रही हैं जो ग्रासलैंड है उसके ऊपर। अब आप समझ जाइए, क्योंकि शाम हो रही है तो बेल बज रही है कि दिन का अंत हो चुका है, दिन जाने वाला है। वहीं जो कैटल है वो वापस चल के धीरे धीरे करके लौट रही है। थर्ड लाइन, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लाउमैन मीन्स फार्मर, और वो भी अपने होमवर्ड जा रहा है यानी अपने घर की ओर जा रहा है चलते हुए, और उसके वेरी वे पे, यहाँ पर वेरी वे में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स कि वेरी मीन्स थका हुआ, और यहाँ पे वेरी वे कहा गया है, लेकिन असल में रास्ता तो थका हुआ नहीं हो सकता। पूरे दिन काम करने के बाद थका हारा फार्मर अपने घर की ओर चला जा रहा है, और वो इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को मुझे और डार्कनेस, अंधेरे को सौंप कर जा रहा है। तो आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में कर्फ्यू यानी एक बेल, नेल का जिक्र है जो कि एक बेल होती है जो कि डेथ के लिए बजाई जाती है। लोइंग हर्ड, कैटल का जिक्र है, और एक फार्मर का जिक्र है। वेरी वे में ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि और जो डार्कनेस और खुद पोएट का यानी मी का भी जिक्र है। ये चीज़ें मेंशन्ड है फर्स्ट स्टैंजा में। नाउ लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा। Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinklings lull the distant folds.
नाउ फर्स्ट लाइन, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। क्योंकि अब सूरज ढल रहा है तो जो सीन था सामने वो अभी तक चमक रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो चमकता हुआ सीन फेड हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर दृश्य होगा कि धीरे धीरे सूरज की जो आभा रोशनी है वो ढल रही है और फेड हो रही है। सेकेंड लाइन, एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स। और जो एयर है, जो पूरी हवा, आबो हवा है, वहाँ की सारी सराउंडिंग है पोइट के अराउंड, उसमें एक बहुत ही शांत, उसमें एक रुका हुआ एक एलिमेंट है, ऐसा लगता है बहुत ठहराव है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, दैट इज थर्ड लाइन। लेकिन वैसे तो ठहराव है, लेकिन बस सेव यानी एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? जो बीटल, जो छोटा सा कीड़ा होता है, आपने देखा होगा सुंदर सा, वो अपनी ऐसे ज़ की आवाज़ करते हुए फ्लाइट ले रहा है, ठीक है, यानी उड़ रहा है। व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट का मतलब उड़ना, तेज़ गति से ऐसे बज़ करते हुए जो कीड़े उड़ते हैं वो। फोर्थ लाइन, एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लर्ल द डिस्टेंट फोल्ड्स। और ड्राउजी टिंकलिंग्स यानी जो शीप या कैटल है उसके गले में जो टिंकलिंग्स यानी बेल्स होती है ना छोटी छोटी, उनकी भी टिंकलिंग की आवाज़ ऐसे आती है ना, टन 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 की आवाज़ आती है ना, वो भी बड़े दूर से आ रही है। अब यहाँ पे फोल्ड्स का मतलब है स्मॉल हिल्स। तो स्मॉल हिल्स से जो शीप वापस लौट रही होंगी तो वो चलते चलते जा रही हैं, तो वो आवाज़ आ रही है और बहुत ही नींद नींद जैसी वो आवाज़ लग रही है। ड्राउजी मीन्स स्लीपी और बहुत ज़्यादा थका हुआ, और लल का भी मतलब होता है सुला देना। तो ऐसा लग रहा है कि वो सबको सुलाते हुए वो आवाज़ जा रही है लोरी की तरह। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द थर्ड स्टैंजा, लेट्स रीड इट। सेव दैट फ्रॉम yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign. First line, save that from yonder ivy mantled tower. Save that from means air उस जगह भी नहीं पहुंच पा रही है। कहाँ नहीं पहुंच पा रही है? yonder. yonder means वहाँ, ठीक है। आईवी मेंटल टावर, आईवी क्या होते हैं? एक एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब बेल जैसे होते हैं, जो कि लिपटते चले जाते हैं पूरे, एक आपने देखा ही होगा कि कई सारे बिल्डिंग्स पे लिपटे होते हैं प्लांट, वैसे ही मेंटल्ड मीन्स कवर्ड, तो आईवी से वो कवर्ड है वो टावर। वहाँ पर वो एयर वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है, वो एक अलग सी जगह है वो। वहाँ पर एक मोपिंग आउल है। सेकेंड लाइन, डस टू द मून कंप्लेन। वहाँ पर जो आउल है, मोपिंग बोला गया है। मोपिंग मीन्स सैड, दुखी। एक दुखी आउल यानी उल्लू है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मून यानी चांद से कंप्लेन कर रहा हो। क्या कंप्लेन कर रहा हो? किसी भी बारे में, जैसे कि कोई भी चीज़ जो कि उसके सीक्रेट बावर मीन्स उसकी जो सीक्रेट नेस्ट है, सबसे छुपा हुआ जो नेस्ट है, वहाँ पर कोई भी चीज़, शायद एयर, वहाँ पर घूम कर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, ये वो कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट लाइन, मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन। तो जो हमारा उल्लू है वो फीमेल है, तो उसे मोलेस्ट, उसे डिस्टर्ब कर रहा है उसकी इतनी पुरानी एंशियंट अकेली यानी सॉलिटरी रेन को। उसका राज जो चलता है ना वहाँ पे, एक अकेली सी जगह पे जो इन पक्षियों का राज है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो मून से कंप्लेन कर रहा हो कि मेरे राज में ये डिस्टर्बेंस कहाँ से। ऐसा पोएट कहते हैं। नाउ लेट्स रीड द स्टैंजा 4. Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaven's the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. First line, beneath those rugged elms that yew trees shade. मीनिंग्स देख लेते हैं। elms trees होते हैं और yew भी एक ट्री का टाइप है। तो पोइट कह रहे हैं कि उन रगेड एल्म्स के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, रगेड मीन्स खुरदुरा, और दैट यू ट्रीज शेड, यू ट्रीज की शेड में, छाया में। सेकेंड लाइन, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहाँ पर जो ग्रास है, टर्फ मतलब ग्रास के जो पैचेस होते हैं, और वो मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग मीन्स जो कि कोई चीज़ जो कि जिस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया हो और वो धीरे 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 टूट रही हो, तो उसे
और उसका ढेर मतलब एक तरीके का मिट्टी का ढेर जो टूटा फूटा है, उस पर टर्फ है यानी ग्रास है जो कि थोड़ा थोड़ा हीव्स मतलब सांस लेने को हीव कहते हैं, तो हवा से जो हिलती रहती है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, वहाँ पर कोई लेटा हुआ है अपने अपने नैरो सेल में, अपने सकरे सेल मतलब छोटे छोटे रूम्स में, और हमेशा के लिए कोई लेटा हुआ है, लेड है। द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, और कौन लेटा हुआ है, कौन सो रहा है, जो इस हेमलेट के यानी इस छोटे से विलेज के जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, यानी पहले के लोग जो यहाँ पे रहते थे अब वो मर चुके हैं, वो सो रहे हैं। यानी वो कब्रों की बात हो रही है कि इन सब यू ट्रीज़ की शेड में उन सब की कब्रें हैं। तो ये पूरा सीन हमें क्लियर हो जाता है कि उनके कब्र की बात हो रही है, और इसीलिए कंट्री चर्चयार्ड में लिखी गई पोएम है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ लेट्स रीड द फिफ्थ स्टैंजा। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. A poet इस stanza में कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन देखिए, the breezy call of incense breathing morn। अब जब सुबह सुबह एक खुशबू सी आती है ना, और ख़ासकर गाँव में तो बहुत खुशबू आती है, तो ब्रीजी कॉल यानी जब वो हवा चलती है उसकी ब्रीज से जो आवाज़ मतलब जो कॉल देती है वो ब्रीज की, उठ जाओ, हम सो रहे होते हैं जहाँ से खुशबू आती है और हम उठ जाते हैं, तो वो वाली जो कॉल है और जो खुशबूदार, इंसेंस ब्रीदिंग मतलब खुशबूदार वो कॉल है। और द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और स्वॉलो एक चिड़िया होती है छोटी सी जो ट्विटर कर रही है, मतलब जो ट्विटर करती है, ट्विटर यहाँ पे सोशल मीडिया वाला ट्विटर नहीं, यहाँ पे जो चिड़िया चहचहाती है ट्वीट करके वो, और स्ट्रॉ बिल्ट जो छप्पर होता है ना जो कि भूस का भरा बना होता है, उस पर जो ऐसे फुदक के जो चहचहाती है वो, और जो कॉक यानी कि जो मुर्गा यानी रूस्टर होता है वो सुबह सुबह बांग देता है, श्रिल बहुत ही हाई पिच वाली बांग देता है, क्लैरियन मतलब उसकी जो लाउड क्राई है, और एकोइंग हॉर्न जो एक हॉर्न की एकोइंग गूंजती हुई आवाज़ होती है, ये सब नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। अब ये इन्होंने कई सारे आवाज़ों की बात की, ब्रीजी कॉल मॉर्निंग की, जो बर्ड्स है उसके ट्विटर, कॉक की शिल, क्लैरियन, हॉर्न का आवाज़, लेकिन ये सभी जो लोग सो गए हैं हमेशा के लिए उनको नहीं उठा पाएंगे। लास्ट लाइन में लोली बेड मतलब जो गरीब लोगों की जो कब्र है उन्हें लोली मतलब लो स्टेटस वाला जो उनका बेड है, यानी अब जो उनका एक बिस्तर बन चुका है यानी उनकी कब्र, उससे वो कभी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि डेड जो लोग होते हैं कभी भी वापस नहीं आते। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं इस पोएम की, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स, इसके आगे के स्टैंजास की भी एक्सप्लेनेशन बनाऊंगी, एंड यू कैन टेल मी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकती हूँ और क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, एंड ऑल्सो कि आप कौन सी पोएम्स की एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर ये हेल्पफुल हो तो, और सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको आगे भी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू।